स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के परिप्रेक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय बदलाव चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थितियों में वैश्विक बदलाव आ रहा है और जगह जगह जिस तरह का हुड़दंग मचाया जा रहा है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की मीडिया ऐसे अहम सवालों पर पता नहीं क्यों चुप हो जाती है। क्या भारत से उनका प्रेम है या केवल वो भी एक बाजारू मीडिया बनकर के रह जाती है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों के सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि अभी 10 दिन पहले की बात है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन के 17 देश और उनके सहयोगी देशों ने एक यूएन में प्रस्ताव भेजा है कि हम अपने देश से जो हुड़दंगी गिरोह है, खास करके मुस्लिम संप्रदाय, उनको बाहर करने जा रहा हूँ। इनके लिए बाहर जाओ गेट तैयार कर रहा हूँ। लेकिन आज इस खबर को मीडिया ने और भारत के विपक्षी दलों ने या सत्ता पक्ष के दलों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। हमारे देश में जिस तरह से बांग्लादेशी रिफ्यूजी बार बार अपने एजेंडे को लाने और देश को तहस नहस करने में जो सदैव प्रयासरत है, आज मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि उस पर आपकी जबान क्यों बंद है। एक आंकड़ा, हालांकि वो आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन आधिकारिक लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है वो भारत को बहुत भयभीत करने वाला है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो चाहे विश्व का कोई मंच हो या भारत के अंदर, ये कहते थे कि हमारे जीत और भारत का शान हम नहीं बल्कि 1.25 करोड़ लोगों की ये जीत है और उनकी उपलब्धि है। और आज मंचों पर जा रहे हैं लोग, या चाहे कोई संस्था बोल रही है, जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन 145 करोड़ जनसंख्या की बातें चल रही है कि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है। 10 साल में 125 करोड़ से 145 करोड़ ये आबादी कहाँ से हुई? दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा आज़ादी ये आबादी में चीन की जनसंख्या आती थी, 142 करोड़ आज के डेट में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि 10 साल के अंदर 145 करोड़ का ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये भयभीत करने वाला है। क्या ये आंकड़ा चीन के माध्यम से, जो वहाँ पर मुस्लिम संगठन है, बांग्लादेश होते हुए क्या भारत में भेजे जा रहे हैं और यहाँ के लोग चुप हैं? इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से भारत के राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया गया था, विदेशों के द्वारा भी जो हस्तक्षेप हुआ था, क्या इसी का परिणाम है? कैसे 10 साल में हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई? इस पर भारत सरकार जवाब दे। और मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस पर जवाब मांगिए। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर स्थिति पैदा हुई, अभी वहां से भी खबर आ रहा है कि वहां का आधिकारिक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा कि शेख हसीना अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब ये बताया जाए कि वहां पर शेख हसीना जब प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दी तो ये मुख्य सलाहकार यूनुस को किसके ताकत पर बैठाया गया? अगर इसका ये है
तो अंतर्राष्ट्रीय जगत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या ये भारत के लिए खतरा नहीं है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पूरे भारत के लोगों से, कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र के नाम पर कोई सत्ताधीश, क्या ये लोकतांत्रिक शब्द है? कोई सत्ता का ख्यातनाम, क्या ये जनता की ये लोग मालिक है या जनता का सेवक है? इसका राजनीतिक दल क्लियर करे और ये शब्द जो है वापस ले। न कोई सत्ता का सत्ताधीश है और न सत्ता का कोई ख्यातनाम है। जनता अपना नौकर चुनती है। अगर शुद्ध और शाब्दिक अर्थों में राजनीतिक दल ये भी सोचे कि आप जनता के मालिक नहीं है, जनता के मतानुसार उसके सेवक नियुक्त किए जाते हैं। अगर संविधान को पढ़ना है तो जाकर के पढ़िए। और राजनीति को व्यापार बना करके जो आज तक चलाए हैं, जनता सब कुछ समझ रही है। अगर राजनीति को व्यापार बना करके आप काम कर रहे हैं तो जनता आपके चुत्तर पर वो लात मारेगी कि आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारत की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आप जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के देश इन हुड़दंगियों को बाहर करना चाहते हैं, उस तरह से भारत में भी आप इनका प्रश्रय न दीजिए। और जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ी है, उस आबादी को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर ध्यान आकर्षित करिए। और इन सत्ताधीश और ख्यातनाम को भी जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर भारत को भारत बनाना है, भारत को अगर सनातन के हिसाब से चलाना है, तो आपको आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और हमारे साथ हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के हमारे साथी आशुतोष राय भी है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इनका भी विचार लिया जाए। जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को लेकर के अभी चौबे जी ने बोला, आपकी क्या राय है? वर्तमान भारतीय परिवेश पूर्ण रूप से राजनीतिक विद्वेष का शिकार हो चुका है। हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का ये मानना है कि भारत को जब तक सनातन नियमावली के तहत जम्बू द्वीप जो कहा गया है वह पूर्ण रूप से फिर से नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। अगर ये सच होता कि राजनीतिक दल हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो साधुओं को घूम घूम करके हिंदुओं को फिर दोबारा एक होने का ज्ञान नहीं देना पड़ता। हमने हमेशा सबको अपना समझा, लेकिन हमें किसी ने अपना नहीं समझा। आने वाला समय कह रहा है, आप किसी को अपना मत समझिए। जितने सनातनी हैं वही आपके हैं, इसके अलावा कोई आपका नहीं है। और इसके अलावा हम किसी को अपना अब मानते भी नहीं है। हमारा संगठन केवल सनातन धर्म को मानने वालों को अपना समझता है और यही समझेगा। और आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी, जो हमारे कार्यकलाप होंगे, ये उन्हीं की उन्नति के लिए और उन्हीं में शिक्षा के सुधार, रोजगार पर और इन पर काम करने का हमारा प्रयास होगा। आने वाला जो समय है, इस समय में आने वाला जो समय है वो सनातन धर्म के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। वैश्विक परिवेश से भी, जहां दुनिया में सनातन धर्म को मान्यता दी जा रही है और मान रहे हैं कि हमारा पूर्वज जो था वो सनातन धर्म से ही था और उसको मान्यता दे रहे हैं। और हमारे देश में कुछ लुच्चे लफंगे टाइप आए और पता नहीं किसको छोड़ के चले गए और उन्होंने ऐसा धर्म परिवर्तन का जो मकड़जाल फैलाया हुआ है, उस मकड़जाल में फंस करके लोगों को फिर हम तो फंस गए सनम, तुम भी आओ फंस जाओ। इस प्रक्रिया में जो ये लोग लगे हुए हैं कुछ
बौद्ध धर्म के लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, और मुस्लिम तो पूछिए ही नहीं। तो इन तीनों से जितना खतरा अपने हिंदुस्तान को है, उतना ही बड़ा खतरा वर्तमान कुछ राजनीतिक दलों से भी है, जो अपने आप को इस देश के संविधान से ऊपर समझते हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई भी एक ऐसा संगठन या पार्टी हमें दिखाई नहीं दे रही है जो सनातन धर्म के लिए काम कर रही हो, क्योंकि अब हमें भी सनातन के अलावा कोई नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अगर अगले सभी लोग मिलकर के सनातन को किनारे रख करके काम कर रहे हैं, तो फिर उस संविधान को और उस चीज़ को मानने की आवश्यकता क्या है? अगर कोई हमारा जो विरोधी है, अगर हम कोई गलत बात कह रहे हैं, तो जो संविधान बोलता है संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो अगर गर्दन काटने के लिए तैयार है, तो हमारे लोगों को भी अब उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये आप पूर्ण रूप से और मुख्य रूप से इसको आप समझें। आने वाला समय जो है, अपने आप को बलिष्ठ भी बनाइए, ज्ञानवान बनाइए। अगर आपके पास ज्ञान है, अपने रोजगार को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। और इन सबकी सुरक्षा के लिए आपको खुद बलवान होना पड़ेगा। आपको किसी संविधान से और किसी भी शासन और प्रशासन से इतनी आसानी से यह व्यवस्थाएं नहीं मिल सकती, ना आपको जल्दी न्याय मिल सकता है। किसान के भी कुछ देर पहले हमारी आपसी चर्चाएं चल रही थी। किसान आज विभिन्न तहसीलों से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक 20-25 साल से मुकदमा लड़ रहा है अपनी ज़मीनों का। उसका ये निस्तारण नहीं कर सकते। कौन से संविधान की बात करते हैं? यही संविधान हमारे लिए लागू हुआ है, जो देश का, समाज का और पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, पूरे दुनिया को अनाज बेचता है, ले जा करके देता है पैदा करके, और उसके न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की। हमारे देश में किसान के लिए, मजदूर के लिए न्याय हमें 3 दिन में चाहिए। अगर वो आज उस सारी चीज़ें तैयार है आपके पास, आपकी ज़रूरत है, आप एक कॉल करते हैं, फैक्स करते हैं, सारे अपनी बातें जो है अधीनस्थ को बता देते हैं, और आप उसी से कह करके उसकी विवेचना नहीं करा सकते एक दिन में। सारी विवेचना एक दिन में होनी चाहिए। इस विवेचना के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसानों की ज़मीन पर कब्जा कराया जा रहा है, तो शासन प्रशासन की सह पर ही होता है। अगर शासन प्रशासन का और कानून का डर अगर है, तो कोई गलत कर नहीं सकता। इस देश में कानून का डर भी नहीं है लोगों के पास। तो ऐसी अवस्थाओं में लोगों को जागरूक करना, और इस पर ही हमारा संगठन काम करेगा। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, जिसमें तमाम धर्मावलंबी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हमारे साधु संत, उसके साथ साथ संगठन के लोग बैठ करके और अगली रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं कि तो हमें काम करना है। अगर यह हो जाता है, तो आने वाले समय में हम अपने को बहुत सुरक्षित और ज्ञानपरक शिक्षा के साथ और बलवर्धक शिक्षा के साथ हम अपने समाज को खड़ा करना चाहते हैं। यही उद्देश्य है।